हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो पिछले फिजिक्स के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 1.15। और हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो आगे से दूसरे लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने सॉल्व किया था, जिसका आंसर आ चुका था यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा कि अभ्यास 1.14 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने देखा था कि एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम में 3 प्लेन दिए गए थे इस तरह से एक्स वाई जेड, जिसमें वाई जेड तल में एक क्यूब हुआ करता था 20 सेंटीमीटर के साइज का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी वो एक्स की डायरेक्शन में थी। यहाँ पर बोला गया कि एक जो क्यूब होगा जिसके हर एक साइड यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, इससे कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो हम जानते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक सरफेस से जा रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे सरफेस से निकल जा रही हैं। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से जा रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे सरफेस से उसके अपोजिट सरफेस से निकल जा रही हैं। इसलिए टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि जितनी प्रत्येक सतह से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इतनी विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखा विपरीत सतह से निकल जा रही। तो इससे क्या पता चलता है, निकल जा रही है, अतः घन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे कि एक तो जो सरफेस है इस ई के डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो निकल जा रहा है, पूरा 0 हो जा रहा है। और इस सरफेस से अगर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम फाई का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इस तरह से जानते हैं। और कॉस 90 जहाँ होगा, कॉस 90 अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी इस सरफेस से या इस सरफेस से, तो यानी कि कॉस 90 बनाएगा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, यानी कि जो भी सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं रहेगा, यानी कि अगर इसका हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये जो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और ये है, ठीक है, वो एक लाइन में है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होना चाहिए, लेकिन पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि यहाँ पे cos 90 हो जा रहा है, यानी कि 0, यानी कि इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह पूरे क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 1.16, दैट इज़ किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो इसके दो पार्ट हैं, क्या है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, बी, और बी है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि जो गिवन है हमको ये क्या है, तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे कि जो गिवन है क्या दिया गया है, क्या
दिया गया है क्या, कुल फ्लक्स, इनकी फाई इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, कुल फ्लक्स इतना दिया गया है, तो हमसे पूछा कितना है क्यों, इसका क्यों पूछा, क्यों कितना आवेश होगा, तो यानी कि हम जानते कि गॉस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यों मिल जाएगा हमको फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू हमको दिया गया है 8.0 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो क्यों की वैल्यू जो हमको मिल जाएगा यहाँ से वो मिलेगा, इसको गुणा करके, बाकी अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या फिर Q इज इक्वल टू 0.07 म्यू कूलम भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो पार्ट बी है उसमें क्या दिया गया है कि एक बॉक्स है, इससे निकलने वाला जो बहिर्मुखी फ्लक्स है वो शून्य है। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉक्स के भीतर आवेश है अथवा नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर जो फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि फाई की वैल्यू क्यू पर डिपेंड करती है। अगर इस बॉक्स से फाई की वैल्यू यानी कि बहिर्मुखी फ्लक्स नहीं निकल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आवेश नहीं है। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर मान लो यहाँ पर कहीं प्लस क्यू आवेश है और इसी बॉक्स में माइनस क्यू आवेश है, इसी तरह बहुत सारे इसमें आवेश हो सकते हैं प्लस माइनस करके। ठीक है, यानी कि समान परिमाण होगा लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। आवेश तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि ये फ्लक्स जनरेट नहीं होने दे रहा है। यानी कि हम सकते कि इसके अंदर आवेश नहीं है, आवेश होने के बावजूद भी फ्लक्स ना निकलने का कारण ये है कि समान आवेश होगा, ठीक है, लेकिन विपरीत होगा, यानी कि एक प्लस क्यों होगा, एक माइनस क्यों होगा। ठीक है, इसीलिए जो आवेश बहिर्मुखी फ्लक्स है वो शून्य है, लेकिन हम इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। इसके अंदर आवेश हो सकता है इस तरह से कि एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, जिससे कि फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.17 है। लिखा है कि चित्र 1.31 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 म्यू कूलॉम आवेश रखा है, प्लस 10 म्यू कूलॉम। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, और संकेत में क्या लिखा है, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। यानी कि जो क्वेश्चन में हमको ये चित्र दिया गया है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये एक क्यूब का एक सरफेस दिया गया है जिसका एक साइड क्या है 10 सेंटीमीटर का है, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट दिया गया है जिसपे प्लस 10 म्यू कूलॉम का आवेश रखा गया है। ठीक है, तो इसको हम एक क्यूब बना करके फिर सॉल्व करेंगे कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। तो हमने इसका डायग्राम बना लिया है। ये जो नीचे दिया गया है ये वाली लाइन जो नीचे क्यूब ये स्क्वायर बनाया है, ये हमको चित्र में गिवन था कि 10 सेंटीमीटर का साइड होना चाहिए। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक क्यूब है जो इसके सेंटर में है। ठीक है, तो हमने एक इमेजिनरी क्यूब बना लिया कुछ इस तरीके से, ये इमेजिनरी लाइन है, और इस क्यूब के सेंटर में हमको क्यू चार्ज यानी कि 10 म्यू कूलॉम दिया गया है। यानी कि दिया क्या गया है, क्यू इज इक्वल टू 10 म्यू कूलॉम, यानी कि प्लस में है, क्यू इज इक्वल टू 10 इंटू म्यू को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻6, दैट इज 10⁻⁵ कूलॉम। क्यू की वैल्यू भी दी गई है, तो हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई की वैल्यू पूछा है, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हम जानते हैं किसी इनक्लोज सरफेस से जब कोई पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, तब हम क्या निकालते हैं, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, गॉसियन थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है कि अगर हमको फाई निकालना है, फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का, किसी इनक्लोज सरफेस का निकालना है, तो क्या हो जाता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होता है, गॉस का थ्योरम होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर जो इससे गुजरने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हमको दिया गया है, फाई निकालना है हमको, क्यू की वैल्यू क्या दिया गया है 10 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है 8.85
1.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये टोटल, ठीक है, ये टोटल क्यूब का है। हमको पूछा क्या गया क्वेश्चन में, इस एक सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है कि ये जो हमने निकाला है ये टोटल क्यूब से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हमसे पूछा क्या है, इस वर्ग से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यानी कि कितने फलक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और इस साइड का 5, उस साइड का 6। ध्यान से समझना है कितने फलक हैं, 6। अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो वहाँ पर देखेंगे एक तरह से अगर ये क्यूबिक फॉर्म में है तो उसमें 6 सरफेस होते हैं। एक छत होगा, एक छत होगा, एक नीचे होगा, ठीक है, एक सामने आप जिस साइड देख रहे हैं उस साइड, एक उसका पीछे, एंड एक लेफ्ट एंड एक राइट। ठीक है, ध्यान से बैठिए, समझिए जहाँ पे आप बैठे हैं, एक छत, एक सरफेस हो गया, आप नीचे ज़मीन, उससे दूसरा सरफेस हो गया, सामने जिस तरह आप फेस करके बैठे हैं वो तीसरा, इस साइड आपके पीछे जो दीवार होगा वो चौथा सरफेस है, जो लेफ्ट में है वो पाँचवा सरफेस, और जो राइट साइड में है वो छठवां सरफेस, यानी कि टोटल 6 सरफेस। यानी कि इस इनक्लोज डायग्राम से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, 5 = 10⁻⁻5 अपॉन में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा। जबकि हमको निकालना क्या है, सिर्फ एक स्क्वायर से निकालना है। ठीक है, यानी कि 1/6 करेंगे इसको, क्योंकि एक ही सरफेस से निकालना है ना, 6 सरफेस है, एक से निकालना है तो 1/6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 = कैलकुलेशन करके अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमको मिल जाएगा 1.88 इंटू 10⁻⁵, और 5 का जो मात्रा क्या होता है, वो होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये होता है, और ये अपना फाइनल आंसर है, क्योंकि एक सरफेस से बोला है इसीलिए 1/6 किया। अगर टोटल क्यूब से बोलता तो 1/6 नहीं करते, तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ होता, आंसर आ जाता। लेकिन सिर्फ एक सरफेस से बोला है तो इसलिए 1/6, और ये अपना फाइनल आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.18, दैट इज़ 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। ठीक है, यानी कि हमको क्या बोला है इधर कि कोई चार्ज क्यों है, दैट इज़ 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, वो किसी 9 सेंटीमीटर वाले क्यूब, यानी कि अगर हम एक क्यूब बना लें, क्यूब इसका एक साइड क्या होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, उसके सेंटर पर ये चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके पूरे सरफेस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एक सरफेस है, इसमें क्या है, पूरा सरफेस है। तो पूरे सरफेस से जो गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा वो निकालना है। तो हम क्या लिखते हैं, क्यू को हम पहले चेंज कर सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, हम जानते हैं किसी इनक्लोज सरफेस से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको किस तरह से निकालते हैं, बाय गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं, गॉस के नियम से। क्या होता है, 5 = Q/ε0। तो इसी फार्मूले में वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या मिलेगा, 5 = क्यों क्या दिया गया है, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन ε0 की वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, कैलकुलेशन करूँ इसका, तो मिल जाएगा हमको 2.26 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर एक सरफेस से बोलता किसी तो 1/6 करते, तो एक सरफेस से नहीं बोला पूरे क्यूब से, इसलिए 1/6 नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें लास्ट में यूनिट लिखना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये यूनिट छोड़ देते हैं, जिससे उनका नंबर कट जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.19, दैट इज़ किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट ए क्या है, यदि गाउस पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बी है किसी बिंदु आवेश का मान क्या है। ठीक है, तो इसका पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं 1.19, दैट इज क्या दिया है, पार्ट ए इसका सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि
क्वेश्चन में यही दिया गया है कि किसी बिंदु आवेश मान लो Q है, इसको सेंटर माना गया है और इससे आसपास एक गॉस सरफेस हमको लिया गया है, ठीक है। गोली गॉस सरफेस लिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला क्या गया पार्ट ए में कि इसका रेडियस डबल कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। लेट माना प्रारंभिक फ्लक्स कितना है, फाई है। तो हम फाई के फार्मूले में क्या देखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये इनक्लोज सरफेस है इसलिए गॉस थ्योरम का हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख रहे हैं कि जो फाई की वैल्यू है वो ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पर डिपेंड है। फाई की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इसलिए फाई की जो वैल्यू है यहाँ पर सिर्फ क्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिज्या डबल कर दी गई है, ठीक है। करने पर भी फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फाई है वो आर पर डिपेंड कर ही नहीं, रेडियस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है क्यू पर, और क्यू पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ रेडियस पे चेंज हो रहा है। इसलिए हम इसकी रेडियस त्रिज्या को 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, हाफ कर दें, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब क्यू में कोई चेंज हो, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, त्रिज्या 2 गुनी करने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स आवेश पर निर्भर कर रहा है। ये पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी हमसे क्या पूछा था, पार्ट बी पूछा था कि बिंदु आवेश का मान बताओ। क्या बोला था, बिंदु आवेश का मान, ठीक। बिंदु आवेश का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ फाई इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो फाई है उसकी वैल्यू क्या है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और जो रेडियस दिया गया है, जो रेडियस दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये इतना दिया गया है, तो रेडियस को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻², दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को इस साइड भेज देंगे तो यानी कि फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या दिया है, -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, जो कूलम क्यों जो आवेश आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का मतलब यही हो रहा है, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है और यहाँ पे +3 तो क्या बचेगा, 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। पार्ट ए इस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि जो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है फ्लक्स, इसीलिए फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। पार्ट भी क्या कर रहा है, उसमें हमने क्यू का मान जो निकाला इस तरह से निकलेगा, गॉस फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.20, जिसमें दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश क्या होगा, ठीक है। अंतर्मुखी का मतलब अभी बता रहे हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज 1.20 है, ठीक है। अगर एक गोला है, ठीक है, इस तरह से हम ले लेते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हमको बोला गया है, और इसका रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये ठीक 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इससे 20 सेंटीमीटर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है। इस पे जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर वो क्या दिया गया है, E इज इक्वल टू
1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक, न्यूटन पर कूलम है। और ये त्रिज्यता अंतर्मुखी यानी कि त्रिज्या के अकॉर्डिंग यानी कि इस डायरेक्शन में, हम जानते हैं इस डायरेक्शन में है। त्रिज्यता यानी कि त्रिज्या के अलॉन्ग यानी कि रेडियस के अलॉन्ग आएगा, अंतर्मुखी यानी कि अंदर की तरफ, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, पॉइंट पी पर है। तो गोले पर नेट आवेश क्या होगा, तो हमसे क्यों की वैल्यू पूछा है। ठीक है, यानी कि पॉइंट पी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से सेंटर से ये टोटल कितना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो हमसे यहाँ पे क्यों की वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं ई इज इक्वल क्या होता है 1/4πε0 Q/में r²। करेक्ट। तो r की वैल्यू हम क्या लेंगे, 10 सेंटीमीटर लेंगे या फिर ये 20 सेंटीमीटर। क्योंकि हम 20 सेंटीमीटर लेंगे। 20 सेंटीमीटर किस लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे चार्ज होगा वो हमको निकालना है। तो r क्या लेंगे, r क्या है 20 सेंटीमीटर है, दैट इज 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, क्यों हमको चाहिए होता है। तो ई की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यों हमको चाहिए, अपॉन में r² यानी कि 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। क्यों हमको चाहिए, क्यों को एक साइड लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, डिवीजन में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10⁻3, 20 का 2 बार 20 इंटू 20 एंड इसका 2 बार यानी कि 10⁻⁴ होगा। और ये मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में आ जाएगा इधर 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 टाइम्स 0.5 टाइम्स। करेक्ट। तो आगे करेंगे तो Q इज इक्वल टू जितने भी 10 के टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो 5 को ऐसे मल्टीप्लाई हो जाए 5 2 जा, और 20 का 5 से 100 होगा, 100 मिलेगा इंटू ये 20 आया, और ये 10 प्लस में है +9 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -9 -4 -13 और ये 3 जाएगा तो -10 अपॉन में 3 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू यहाँ से मिल जाएगा 200 यानी 2 उसमें से माइनस हो जाएगा तो -8 एंड उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा Q इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.21 दैट इज 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो पार्ट ए क्या है, पार्ट ए है कि गोले पर आवेश याद कीजिए। पार्ट बी क्या है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो जो दिया गया है हम पहले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हमको डायमीटर यानी कि d इज इक्वल टू कितना दिया गया है 2.4 मीटर दिया गया है। ठीक है, और हम इससे r निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका हाफ यानी कि 2.4/2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर, यानी कि रेडियस हमको मिल गया है, गिवन है ऊपर दिख रहा है। ठीक है, और क्या बोला है पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी जिसको हम सिग्मा से निकालते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या दिया है 80 म्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको सिग्मा दिया गया है। तो पार्ट ए में हमको क्या बोला है, पार्ट ए हमको क्या निकालना है, गोले पर आवेश, गोले पर आवेश एंड बी क्या बोला है कुल निर्गत, गोले के पृष्ठ से कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम पार्ट ए कैसे निकालेंगे, इस 80 को देखो हम माइक्रो को हटा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 80 इंटू माइक्रो क्या लिखते हैं 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सिग्मा की वैल्यू यानी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज यानी कि आवेश अपॉन में सरफेस एरिया यानी कि सरफेस यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो इसी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, तो हमको आवेश निकालना है। तो यहाँ पे क्यू आवेश क्या आएगा क्यू अपॉन में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का πr², 4πr²। ठीक है, हमको क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सिग्मा इंटू
4πr²। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्या दिया गया 80 इंटू 10⁻⁶, 80 इंटू 10⁻⁶, एंड 4 इंटू इसको 3.14 रख सकते हैं पाई की वैल्यू, इंटू आर की वैल्यू क्या निकालें 1.2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कुछ 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, क्यों की वैल्यू हमको ये मिलेगा, यानी कि पार्ट ए अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्ट ए सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू आवेश अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हमको आवेश निकालना है गोले पर आवेश, तो आवेश एक साइड हो जाएगा क्यों, और ये 4πr² उस साइड जाएगा, और फिर उनकी वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट भी हमसे क्या बोला गया है कि टोटल कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो गोला है वो क्लोज सरफेस है, यानी गोला अगर हम एक कंसीडर करेंगे तो एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस से वैद्युत फ्लक्स जो हम निकालते हैं तो वो गॉस के नियम से निकालते हैं, एंड दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई हमको निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमने अभी क्यू की वैल्यू निकाला। क्यू की वैल्यू हमने कितना निकाला था, आई थिंक 1 पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो वही वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो क्यू तो फाई इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन मैं करके रखा हूँ इसलिए मुझे बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि मुझे आपको बताना है, आप कैलकुलेशन पूरा करिएगा तभी नंबर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग भी होता है ना एकदम। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1.21 खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.22, दैट इज कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको जो दिया गया है क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 1.22। ठीक है, तो इसमें हमको क्या, इसका डायग्राम हम बना लेते हैं एक तरह से, अगर अनंत रेखीय चादर हम इस तरह से बनाएं। ठीक है, ऊपर डॉट डॉट, ठीक है, नीचे भी डॉट डॉट, जिससे ये अनंत पता चले। ठीक है, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है कि रैखिक आवेश घनत्व निकालना है, इसका कितना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज माना रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, और ये दूरी है, इसको आर कंसीडर करते हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया गया कितना है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमको रैखिक आवेश घनत्व निकालना है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन में R। ठीक है, ये फार्मूला हमको पता है, चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर में हम फार्मूला जान ले तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला रिवीजन, फार्मूला याद रखना, फार्मूला पढ़ना, उसको समझना, थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ज़रूरी है। तो इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन में R, हमसे क्या पूछा है, लैम्डा का मान ही पूछा है, यही है रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, E की वैल्यू क्या दिया गया है 9 इंटू 10⁻⁴, ये गिवन है, इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ये 2 लैम्डा एज इट इज़, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे लैम्डा अपॉन में R की वैल्यू क्या दिया गया है 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब हम लैम्डा को एक साइड लेकर जाएंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इधर डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन है कि 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में, ये मल्टीप्लीकेशन में नीचे आकर डिवीजन में हो जाएगा, क्या मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू, देखो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में होगा,
यानी कि ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो -9 और -2 करके प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 10⁻4 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 10⁻⁻7, क्योंकि -11 और 4 करेंगे तो ये -7 मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ इसको क्या, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर। ठीक है, ये हमको रैखिक आवेश घनत्व तो हमको ये मिल गया। और लेमडा का एक और फार्मूला होता है, हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू Q/L। ठीक है, इसीलिए Q के लिए कूलॉम, L के लिए मीटर, इसी से इसका यूनिट मिल गया। तो ये अपना फाइनल आंसर है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.23, दैट इज दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर व एवं निकट हैं। इनकी भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 इंटू 10⁻22 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। तो लिखा क्या है, पहला पार्ट क्या है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी दूसरी प्लेट की बाह्य क्षेत्र में, और सी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो हम लिख लेते हैं 1.23। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेंगे जो कि इस तरह से दिखेगा कि दो पतली प्लेटें हैं इस तरह से। ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं, ये पहली प्लेट है और ये अपनी दूसरी प्लेट है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखने पर क्या बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के निकट हैं और दोनों पर जो चार्ज है, यानी कि मान लो अगर प्लेट ए है प्लेट बी है, दोनों पर जो चार्ज है उस सेम होगा। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो पृष्ठीय क्षेत्र आवेशों के घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं, यानी कि इस पर अगर प्लस चार्ज लिया जाए डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस होगा। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज में तो एक निगेटिव चार्ज में होगा। ठीक, यानी कि अगर हम इसको ए ले रहे हैं और इसको बी, ठीक है, डेल ए प्लस होगा ये, और ये डेल बी माइनस में होगा। ठीक है, और अगर हम ई के इस साइड का ये फर्स्ट रीजन मानते हैं, ये लेट्स से ये फर्स्ट रीजन है और ये सेकंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है, यानी कि पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, जिससे कि सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बोला गया है, क्या क्या दिया गया है, हम लिखेंगे। अगर मान लो हमको जो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दिया गया है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो है 17 इंटू 10⁻22। ठीक है, -22 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली बी पे जो होगा क्या होगा, वो माइनस में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया है कि क्योंकि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। ठीक है, 10⁻22 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों दिया गया है। तो हम पहले एरिया में निकालेंगे, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये जो पहली प्लेट है इसके बाह्य क्षेत्र यानी कि इस फील्ड में हम बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि ई निकालना है हमको। ई पहले रीजन में, दूसरे रीजन में, देखो हमको क्या निकालना है, ई निकालना है पहले रीजन में, दूसरे रीजन में एंड तीसरे रीजन, यानी कि पहले रीजन में, दोनों के बीच में और बी के बाहर। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से दूर की तरफ जाता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। हम पहले की लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इससे परपेंडिकुलर, इससे सरफेस परपेंडिकुलरली दूर जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होती हैं इससे बाहर की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होती हैं तो इन्वर्ट होती हैं, इसकी तरफ आती हैं। ठीक है, इसकी तरफ आती हैं। ठीक है, तो अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इसके बाहर क्षेत्र पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा ई ए, वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अरे भाई ए जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं बाहर की तरफ होता है, यानी कि ए से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, जबकि इसी पॉइंट पर बी से, बी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये इस साइड लिखते हैं, ई बी जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, यानी कि बी की तरफ होगा और ए से दूर जाएगा। और हम जानते हैं फर्स्ट रीजन के लिए जो पार्ट ए है, ए के बाहर क्षेत्र के लिए पहली
प्लेट के बाह्य क्षेत्र के लिए। पहली प्लेट की बाह्य क्षेत्र के लिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, जो ये बराबर होगा वो जो टोटल यहाँ पे पहली क्षेत्र में जो होगा वो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। और ई ए का फॉर्मूला पृष्ठीय आवेश क्षेत्र के घनत्व के रूप में क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई की वैल्यू है प्लस, और ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस में इस तरह से भी समझ सकते हैं ये डायग्राम बना करके कि एक ए से दूर जा रहा है, एक बी के पास में, ए के पास में आ रहा है, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी क्योंकि दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बी के लिए, पार्ट बी क्या है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई बी इस डायरेक्शन में आएगा। बी के लिए ई बी है तो इस डायरेक्शन यानी कि बी की तरफ आएगा इधर, यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई बी माइनस की तरफ आएगा, लेकिन जो ई ए की वजह से यानी कि ए पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए से दूर जाएगा, ठीक है। प्लेट बी की वजह से जो ई बी होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। प्लेट ए की तरफ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है वो प्लस से दूर जाएगा, यानी कि इस तरह से होगा। सेम केस यहाँ पर बन रहा है, सेम केस यहाँ पर बन रहा है। तो प्लेट बी के लिए हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ई होगा वो भी ई ए प्लस ई बी होगा। और ई ए की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ई बी की वैल्यू क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों कैंसिल आउट होंगे, फिर 0, ठीक है। यानी कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 ही होगा, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, जो सी पार्ट है, उसने बोला है दोनों प्लेटों के मध्य में के बीच, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, ध्यान देना, अगर ये कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इसके लिए ई ए बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ए से दूर जाएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली बी प्लेट के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ई बी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे नेगेटिव था क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, नेचर भी अब अपोजिट था, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में होकर माइनस में हो गया। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए था क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। यहाँ पर देखिए पहले रीजन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव आ गया, दूसरे रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव आ गया, इसीलिए दोनों सेकेंड रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस आएगा। तो क्या सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है हम देख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू दोनों सेम है, बस वो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि एक प्लस में एक माइनस में है, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम रख सकते हैं, यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या है 17 इंटू 10⁻22 एंड एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी फाइनल वो आएगी 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक। हमने क्या किया, दो प्लेट हमने बनाए इस तरह से, ए के बाहर रीजन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, जो ई ए है अपोजिट डायरेक्शन में ई बी के, तो इसलिए दोनों के बीच में नेगेटिव आ गया। इसी तरह जो थर्ड रीजन हो उसमें भी ई ए ई बी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच में नेगेटिव आ गया। जबकि सेकेंड रीजन में, जो ये सेकेंड रीजन है, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच में प्लस आया। प्लस आने के बाद ये एप्सिलॉन नॉट क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिली
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिली, तो सिग्मा की जगह जो वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है सिग्मा, इन दोनों में से कोई एक रख देंगे, बस अपोजिट डायरेक्शन के लिए बता रहा है, एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए सिग्मा की एक वैल्यू रख देंगे कोई भी 17 इंटू 10⁻22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये अपना फाइनल आंसर। इसके साथ अपना ये चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह ख़त्म हो गया। हर एक न्यूमेरिकल, हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बताया गया। 23 न्यूमेरिकल थे, 23 न्यूमेरिकल ख़त्म। अब अगले लेक्चर से जो सेकंड चैप्टर होगा वो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो किसी भी तरह का, कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।